हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आर के साइंस क्लासेस। बच्चों, आज का ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, इसमें मैं आपसे बात करने जा रहा हूं 10th साइंस जो है, यानी कक्षा 10 की जो विज्ञान है, उसका चैप्टर नंबर 4 जो है, चैप्टर नंबर 4 जो है, जो कि केमिस्ट्री का है। किसका है बच्चों? केमिस्ट्री का है। और केमिस्ट्री में भी अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री भी कौन सी है बच्चों? तो ये जो चैप्टर है वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। कौन सी केमिस्ट्री का? ऑर्गेनिक, यानी कि कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है ये चैप्टर है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक तो 10th लेवल पर ये जो चैप्टर है वो कुछ बच्चों को टफ लगता है, इसमें डर लगता है बच्चों को कैसे याद किया जाए, क्योंकि पहली बार IUPAC नाम वगैरह बनाना सीखते हैं। रिएक्शंस बहुत ज़्यादा आती हैं 10th में, इसलिए कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा इस चैप्टर को याद करने में, लर्न करने में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों, इसी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर में हम बढ़िया पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये चैप्टर यहीं क्लास में याद हो। मैं पहले समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको NCERT जो बुक है उसके द्वारा भी आपको यहाँ से मैं इसको लेकर NCERT बुक को भी पढ़ा दूंगा साथ का साथ। 10-12 जो भी वीडियो बनेंगे, जितना भी टाइम लगेगा उसके अकॉर्डिंग, लेकिन कोशिश और पूरी उम्मीद मुझे है कि आपको इन सारे वीडियोज़ को देखने के बाद इस चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बच्चों, तो चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है बच्चों? कार्बन एवं उसके यौगिक, यानी कि कार्बन और कार्बन के यौगिक, यानी कि हम इंग्लिश में अगर कहें तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और इसके कंपाउंड यानी कि यौगिक। तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, ये 9th की परिभाषा है बच्चों, है ना। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कार्बन तथा उसके यौगिक। ध्यान से सुनेंगे। कार्बन, सबसे पहला शब्द इस चैप्टर में क्या है बच्चों? कार्बन। पहला शब्द हमारे पास यहाँ पर है कार्बन। कि कार्बन क्या है, कार्बन क्या है। तो बच्चों, आपको लगभग 20 तक जो है वो तत्व याद होने चाहिए। कितने? 20 तत्व आपको, जो आवर्त सारणी आपको 9th वगैरह में या 10th में भी बताई होगी, कम से कम आपको 20 तत्व याद होने चाहिए। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले जो है पहला तत्व आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। इस प्रकार से जो है आपको कम से कम कितने 10th लेवल के अनुसार 20 तक याद होने चाहिए कम से कम। अगर इसके अलावा आपको 25 और 30 तक याद है तो आप बहुत अच्छी बात है। ठीक है। कार्बन, तो कार्बन बच्चों एक तत्व है। कार्बन क्या है? एक तत्व है, एक एलिमेंट है। क्या है? एक एलिमेंट है जो आवर्त सारणी में रखा जाता है। यानी आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं बच्चों? 118 तत्व हैं आवर्त सारणी में। उनमें से एक तत्व कौन सा है? कार्बन। और ये 6th नंबर पे आता है, यानी कि 6ठे नंबर पर कौन आता है बच्चों आवर्त सारणी में? 6ठे नंबर पर जो तत्व आता है, जिस तत्व को रखा गया है, उसका नाम है कार्बन। तो ये तो पता चल गया कि आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं और उनमें से 6ठे नंबर पर जो तत्व रखा गया है आवर्त सारणी में, वो कौन है? कार्बन। अब देखिए बच्चों, तत्व कितने नंबर पर है बच्चों? 6ठा। अब देखिए, कार्बन को किससे लिखा जाता है? तो इसका प्रतीक चिन्ह, इसका बच्चों क्या प्रतीक चिन्ह जो होता है वो होता है C। कार्बन को किस चिन्ह के द्वारा, किस प्रतीक के द्वारा लिखा जाता है? तो इसका आंसर बच्चों C, यानी कि कार्बन को हम C द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। ठीक है। यानी अगर हम बात करें, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। ये बच्चों कितने हो गए? 10 तत्व हो गए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 11 से जो तत्व आते हैं वो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ कितने हैं? 10, और ये कितने हो गए हैं? 20। तो कम से कम आपको 20 तत्व यहाँ पर याद होना चाहिए। अब सुने, अगर किसी तत्व के ऊपर कोई भी तत्व ले लिया मैंने, मान लो क्या ले लिया मैंने, मान लीजिए हाइड्रोजन।
अगर किसी तत्व के ऊपर आपको कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा है, कोई आवेश नजर नहीं आ रहा है, जैसे कि मान लो हम लिखते हैं Na+, तो इस पर कोई चार्ज है, प्लस चिन्ह आ गया, इस पर प्लस आवेश आ गया, चार्ज आ गया। लेकिन जब अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है किसी भी एलिमेंट पर, किसी भी तत्व पर, तो याद रखें इसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, बराबर। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कर देना, बराबर। न्यूट्रॉन की संख्या चेंज हो सकती है, वो बात की बात है, 9th में आपको पढ़ाया भी गया होगा। जैसे कि मान लीजिए हम, ये होता है इसका बच्चों प्रोटॉन की संख्या, या इसका परमाणु क्रमांक नंबर कितना है, पहले नंबर पर आता है हाइड्रोजन, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी बच्चों, 1। और अगर एक प्रोटॉन है और अगर चार्ज नहीं है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 और इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 1। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पर क्या है, बराबर। इसी प्रकार अगर मैं कार्बन पर बात करूं बच्चों, कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है, 6। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों, 6। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। अब ध्यान से सुनेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 इलेक्ट्रॉनों को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है बच्चों, मतलब इन 6 इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था बताते हैं कि ये 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन में कहाँ पर हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन में कहाँ पर हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको पढ़ाया गया होगा स्कूल्स में कि कैसे लिखते हैं। तो देखिए पहली कक्षा का नाम होता है K, फिर L, फिर M और फिर होती है N, यानी कि ये कोष हैं, कक्षा हैं, कोष है जिनमें इलेक्ट्रॉनों को रखा जाता है या भरा जाता है। पहली कोष में हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरी कोष में हम कार्बन के कारण कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं बच्चों, टोटल कितने हैं, 6। उसमें से पहले कोष में कितने गए, 2। अब कितने बचे बच्चों इसके पास, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ भर देंगे हम, L कोष में। बाह्यतम कोष कौन सा हो गया, इसके पास 2 ही कोष हैं। भाई कार्बन का अगर मैं परमाणु बनाने की कोशिश करूं तो ये तो इसका क्या है, नाभिक, ये है इसकी प्रथम कक्षा और ये हो जाएगी इसकी दूसरी कक्षा। प्रथम कक्षा का नाम क्या हो जाएगा, K, और दूसरी कक्षा का नाम हो जाएगा बच्चों L। क्या हो जाएगा, L। पहली कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा। पहली कोष में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब इसके पास कितने बच रहे हैं बच्चों, 1, 2, 3 और ये 4। दूसरी कोष जो है, बाह्यतम कोष जो है वो कार्बन की, उसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, वैसे तो देखो कितना भर सकते हैं, 8। कितना, 8। लेकिन कार्बन के पास कितने बच रहे हैं बच्चों, 4। कितने बच रहे हैं, 4। तो हमने उसकी बाह्यतम कक्षा में कितने भर दिए, 4। अब सुने, तो कार्बन की बाह्यतम कोष कौन सा है, L। कार्बन का बाह्यतम कोष कौन सा है, L। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अब देखिए कोई भी परमाणु स्थायी रखने के लिए, खुद को स्टेबल करने के लिए, स्थायित्व प्रदान करने के लिए क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट जो सेल होता है या बाह्यतम कोष जो होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। कितने इलेक्ट्रॉन, 8। कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 8। तो अब 8 पूरा करने के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या तो इसको लेने पड़ेंगे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको देने पड़ेंगे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। या तो ये 4 लेगा तो बाह्यतम कोष में कितने हो जाएंगे, 8। अपना जो अष्टक है वो क्या हो जाएगा, पूरा कर लेगा। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को दे दे तो इसका अब बाह्यतम जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो जो इसका L कोष है वो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फिर बाह्यतम कोष कौन सा हो जाएगा बच्चों, K वाला। और K वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम और 2 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, यानी कि ये अपना स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। हीलियम गैस के समान इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये कार्बन की थोड़ी सी मैंने जानकारी दी है कि तत्व जो है वो 6 नंबर पर आता है कार्बन, और इसका प्रतीक क्या है, C है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से भरा जाता है, ये तो हो गई बच्चों हमारी एक नॉर्मल सी बात। अब देखिए आगे, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, आपको किताब से यानी हमारी जो बुक है उससे थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और आप कोशिश करें किताब की लैंग्वेज समझने की, मैं उसको आपको ईजी थोड़ा सा करके ही पढ़ाऊँगा। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं हमारी बुक की तरफ। तो यहाँ पर हमारी बुक है बच्चों, और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कौन सा चैप्टर है बच्चों, चैप्टर नंबर 4। अभी क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अध्याय नंबर 4 है, यानी चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। क्या है, कार्बन एवं उसके यौगिक। अब थोड़ा सा क्लियर हो गई है बच्चों। ठीक, अब देखिए कार्बन एवं उसके यौगिक, ध्यान से सुनेंगे। पिछले अध्याय में यानी ये तीसरे चैप्टर तक, पिछले अध्याय में हमने अनेक ऐसे यौगिकों का अध्ययन किया है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तीसरे चैप्टर में बहुत सारे यौगिक्स हैं,
बहुत सारे यौगिक कंपाउंड्स दे रखे हैं बच्चों, जिनके बारे में आपने अध्ययन किया होगा। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ के आए हो आप, किस प्रकार से उसका विरचन होता है नहीं होता। NaCl यानी कि साधारण नमक के बारे में आप बात करके आए हैं। धावन सोडा, बेकिंग पाउडर, इन सब के बारे में आप पढ़ के आए हैं। तो ये सारे बहुत सारे यौगिक थे जो हमारे लिए क्या थे बच्चों, महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम कुछ अन्य रोचक यौगिकों और उनके गुणों यानी गुण धर्मों के बारे में, उनके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ हम एक तत्व के रूप में किसका, कार्बन का भी अध्ययन करेंगे। तो कार्बन मैंने अभी बताया तो कुछ देर पहले, कार्बन क्या है बच्चों, तत्व है। कहाँ है, छठे नंबर पर, किसमें, आवर्त सारणी में। तो कार्बन का भी अध्ययन करेंगे, जिसका हमारे लिए तात्विक यानी तत्व के रूप में और संयुक्त यानी कि संयुक्त कंपाउंड की अवस्था में दोनों रूपों में अत्यधिक महत्व होता है। कुछ याद नहीं करना है, कार्बन क्या है, एक तत्व है। ठीक, आगे देखिए बच्चों, आगे चलते हैं हम। क्या कह रही है हमारी बुक हमसे, क्रियाकलाप दे दिया है डायरेक्ट ही। क्या दे दिया है बच्चों, क्रियाकलाप। सुने, किताब पढ़ने का यही मजा है। देखो, नोट्स अलग तरीके से लिखाए जाते हैं, नोट्स अलग तरीके से लिखाते हैं, और जो बुक है वो हमारी अलग तरीके से होती है। और NCERT की ये प्रॉब्लम भी है बच्चों, किताब बहुत अलग ही चलती है। देखें हम क्रियाकलाप करके देखते हैं। 4.1 यानी पहला क्रियाकलाप है चैप्टर नंबर 4 का। सुबह से आपने जिन वस्तुओं का उपयोग अथवा उपभोग किया है उनमें से 10 वस्तुओं की सूची बनाई। अब ऐसा पूछ रहा है, आपसे बता रहा है कि आपने सुबह से जितनी भी वस्तुएं काम में ली हैं, कुछ भी हो X, Y, Z, उनमें से 10 वस्तुओं की आपको सूची बनानी। 10 वस्तुएं आपको याद करनी है। जैसे हम सुबह उठते हैं, पानी पीते हैं, पानी पिया है हमने, फिर ब्रश करते हैं तो ब्रश आ गया, उस पर हम जो टूथपेस्ट लेते हैं चाहे किसी भी कंपनी का लो वो आ गया। तो ऐसी खाना खाते हैं, दुनिया भर का काम हम करते हैं। तो हमें क्या करना है, सुबह से आपने जिन वस्तुओं का उपभोग किया है या उपयोग किया है उनमें से 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। कपड़े भी लिए हैं हमने, नहाया धोया भी है, बाल्टी है, पानी वगैरह सबका यूज किया है हमने, उसमें से 10 लिखने हैं। इस सूची को अपने सहपाठियों द्वारा बनाई गई सूची के साथ मिलाइए तथा सभी वस्तुओं को साथ में दी गई सारणी में वर्गीकृत कीजिए। पड़ोसी से कहा, दोस्त से, भाई तू भी सारणी बना, टेबल बना, तू भी 10 चीज याद कर, लिख। एक से अधिक सामग्रियों से बनी वस्तुओं को सारणी के उपयुक्त स्तंभों में रखिए। कुछ नहीं करना, ये यहाँ पर टेबल है, इसमें धातु से बनी वस्तुएं काम में लेनी है, यानी इसमें वो वस्तुएं लिखनी है जो आपने यूज ली है और वो मेटल से बनी हुई हैं। किससे बनी हुई, धातु से। ठीक, जैसे कि हम सिंपल सा ये हम फंडा अपनाते हैं, बर्तन। क्या लिया है बच्चों हमने, बर्तन। जितने भी बर्तन हम खाना खाते हैं, है ना, बर्तनों का यूज बहुत ज़्यादा है। अब कौन कौन से बर्तन लिए वो नहीं लिखना, लेकिन बर्तन जो लिए हैं उन वस्तुओं का नाम लिखते हैं। हाँ, बर्तन लिया है हमने। ठीक, बर्तन में बहुत सारे बर्तन हैं। कांच या मिट्टी से बनी वस्तुएं यहाँ पर लिखना है, पहली, दूसरी, तीसरी, जितनी भी वस्तुएं आपने कांच के यूज में ली हैं। जैसे कांच का ग्लास अगर लिया हो, मान लीजिए कांच का कोई भी आइटम, जैसे कप लिया हो चाय वगैरह पीने के लिए, मिट्टी से बनी वस्तुएं हैं उनका यूज किया हो तो वो आपको यहाँ पर नोट करनी। अब इसके अलावा जो भी वस्तुएं हैं वो यहाँ पर, तो धातु से बनी वस्तुएं यहाँ पर, कांच या मिट्टी से बनी वस्तुएं यहाँ पर लिखनी है। और अन्य अगर कोई वस्तु है जिसमें ना तो मिट्टी है, ना कांच है और ना ही हमारे पास क्या है, धातु है, तो उनको कहाँ लिखना है, यहाँ। कुल मिला के बात समझने की है, यहाँ पर कोई याद आपको नहीं करनी है। अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ध्यान देंगे बच्चों। कुछ अभी तक याद करने वाला पॉइंट नहीं आया है। देखो, आपके द्वारा भरी गई उपरोक्त सारणी के अंतिम स्तंभ में आने वाली वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। यानी कि जो लास्ट वाला कॉलम है, अन्य वाला, उस पर ध्यान देने की बोला गया है। आपके शिक्षक आपको बताएंगे कि इनमें से अधिकांश वस्तुएं कार्बन के यौगिकों से बनी हैं। यानी कि हम जितने ज्यादा वस्तु, देखो धातु का हमें बर्तन कितने याद आ रहे हैं बच्चों, बर्तन ही यूज करते हैं हम सुबह से। कोई खाना वगैरह खाया तो क्या यूज किया है हमने, बर्तन। कांच की वस्तुएं भी 2-4 हो सकती हैं, बाकी जो है वो ज़्यादा हम काम में नहीं लेते। मिट्टी के बर्तनों में हम मटकी वगैरह का यूज कर सकते हैं और इसके अलावा ज़्यादा नहीं लेते। लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत सारी वस्तुएं ऐसे हो सकती हैं, जैसे कि जल है, मान लो जल है, हम CO2 गैस को ले रहे हैं, CO2 गैस को छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन गैस श्वसन के लिए ले रहे हैं, सही है ना। तो वो सारे तत्व जो हम यूज कर रहे हैं, यौगिकों का यूज कर रहे हैं, वो सब यहाँ लिखने। और हम देखेंगे कि ये जो वस्तुएं आने वाली हैं आदर्श, वो ज़्यादा आने वाली हैं इन दोनों की तुलना में। तो देखिए आपके शिक्षक आपको बताएंगे कि इनमें से अधिकांश वस्तुएं कार्बन के यौगिकों से बनी हैं। मतलब ज़्यादातर जो वस्तुएं हैं हमारे आसपास हैं वो सब ज़्यादातर किसकी बनी है बच्चों, कार्बन की बनी है। इसका परीक्षण करने के लिए क्या आप कोई विधि सोच सकते हैं, पता करना है कि क्या हमारे आसपास की वस्तुएं कार्बन से बनी है, क्या उनमें कार्बन है। तो देखिए आगे क्या कहता है। वैसे मैं बता देता हूँ, कार्बन का पता लगाने के लिए हम उसको क्या करेंगे बच्चों, उसका दहन करवाएंगे।
क्या करवाएंगे, दहन। और दहन का मतलब क्या होता है बच्चों, वायु की उपस्थिति में वस्तुओं को जलाना, वायु की उपस्थिति में वस्तुओं को जलाना। अगर वस्तुओं को जलाने पर काला पदार्थ और काला पदार्थ शेष रहता है, काला धुआं बनता है, तो डेफिनेटली वहाँ पर कार्बन है। तो फिर डेफिनेटली वहाँ पर क्या है, कार्बन है। अब ऐसी वस्तुएं बहुत सारी हैं जिनको हम जलाते हैं, काले रंग का धुआं भी बनता है। बहुत सारे, यानी प्रत्येक वस्तु ऐसी है जिसको अगर जलाएंगे तो काले कलर की राख बचती है। फ्लाई एश तो बचती है हमारे पास, एस यानी राख। तो अधिकांश वस्तुएं कार्बन के यौगिकों से बनी होती है। इसका परीक्षण करने के लिए आप कोई एक विधि सोच सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, जला सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, जला सकते हैं। कार्बन से युक्त यौगिकों को जलाने पर क्या उत्पाद मिलेगा, तो बच्चों हमें पता है एक राख बनेगी बच्चों। क्या बनेगी बच्चों, राख। और वो कैसे कलर की होगी, तो वो काले रंग की होगी। कैसी होगी, काले रंग की। ठीक है बच्चों, क्या आप इसकी पुष्टि करने के लिए किसी परीक्षण को जानते हैं, तो मैंने बता ही दिया बच्चों। अब देखिए आपको आगे क्या कह रही है हमारी बुक। कुछ याद करने वाली बात नहीं बच्चों, थोड़ा सा अपने को एनसीईआरटी क्या कह रही है, थोड़ा सा के ध्यान से पढ़ें बस। देखो आपके द्वारा सूचीबद्ध की गई, देखो भोजन लिखा हमने जो भी खाया, कपड़े लिखे होंगे हमने, अगर सुबह से कोई गोली दवा का यूज किया होगा वो लिखेंगे, और पुस्तक लिखेंगे अगर आपने पुस्तकों से अध्ययन किया है, आदि अनेक वस्तुएं इस सर्वतोमुखी तत्व यानी कि कार्बन पर आधारित होती हैं। मतलब ज़्यादातर वस्तुएं हमारी कैसी हैं बच्चों, कार्बन पर डिपेंडेंट है। तो भोजन है, कपड़े हैं, दवाएं हैं, पुस्तकें, ये सब किस पर डिपेंडेंट है, किस, इनमें क्या मिलेगा हमें, तो इनमें कार्बन देखने को मिलेगा। इनके अतिरिक्त सभी सजीव संरचनाएं, जितने भी सजीव हैं वो सब कार्बन पर आधारित होते हैं। देख लीजिए बच्चों, सभी सजीव, हमें भी जलाएंगे तो हमारी भी क्या बचती है बच्चों, राख। क्या बन जाएगी, राख, एक लोटा। ठीक है, तो हमें भी क्या है बच्चों, कार्बन है। भूपर्पटी तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में, अब देखिए बच्चों ये अच्छी लाइन आने वाली है, ये आपको याद करनी है। ठीक है, मैं भी जब लिखाता हूँ नोट्स तो यहीं से लिखाना शुरू करता हूँ। देखिए क्या है, भूपर्पटी तथा वायुमंडल में। अच्छा, भूपर्पटी बच्चों अर्धकृष्ट कहते हैं इसको। भूपर्पटी क्या है, ये धरती है, ये मान लीजिए क्या है, पृथ्वी है, धरती है, तो इसकी ऊपरी जो सतह होती है पृथ्वी की, उसको कहते हैं भूपर्पटी। भूपर्पटी तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होता है, बहुत कम मात्रा में भूपर्पटी में और वायुमंडल में। वायुमंडल में तो हम जानते भी बच्चों, वायुमंडल में कौन सी गैस है, CO2। वायुमंडल में एक गैस कौन सी है, CO2। कितने परसेंट है, 0.03%। सही है, तो CO2 के रूप में कार्बन प्रेजेंट है या नहीं है, प्रेजेंट है। कितनी CO2 है, तो हमारे पास है 0.03%। तो देखिए वायुमंडल में और भूपर्पटी जो है, अर्धकृष्ट जो है, उसमें बहुत कम मात्रा में कार्बन पाई जाती है। तो अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है भूपर्पटी में। ध्यान से सुनेंगे, भूपर्पटी में खनिजों के रूप में। अब खनिज कौन से, कार्बोनेट खनिज है। खनिज क्या होता है सर, हर वह वस्तु जिसे धरती से खोद कर निकाला जाता है, यानी कि खनन की क्रिया द्वारा निकाली गई हर एक वस्तु क्या कहलाती है, खनिज। बाद में बात करेंगे कि ऐसे खनिज जिनसे क्या मिले, धातु, उनको अयस्क कहते हैं, ओरे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो भूपर्पटी में खनिजों जैसे कि कार्बोनेट के रूप में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में, कोयले के रूप में या पेट्रोलियम के रूप में, इन सब के रूप में केवल क्या है बच्चों, 0.02% कार्बन उपस्थित है। तो ध्यान देंगे किसकी बात कर रहे हैं, भूपर्पटी में कार्बन कितनी प्रेजेंट है, 0.02%। भूपर्पटी में जो कार्बन है कितनी है, 0.02% कार्बन है। किसके रूप में है, खनिजों के रूप में। किसके रूप में है, खनिज। तो हम सीधा याद करेंगे कि भूपर्पटी में खनिजों के रूप में कितनी, केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है। अब कौन कौन से खनिज हैं, तो कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाई जा रही है बच्चों। ठीक है, कोयले के रूप में है, पेट्रोलियम के रूप में, इन सब के रूप में पाई जाती है। बढ़िया प्रश्न बनेगा कि कार्बन जो है भूपर्पटी में कितने प्रतिशत है, तो 0.02%। किसके रूप में है, खनिज के रूप में। याद हो गई बच्चों, होगी बच्चों, कितने हैं, 0.02%। कहाँ है, पृथ्वी के भूपर्पटी पर, कहाँ पर है, भूपर्पटी में कितनी है, 0.02% है। किसके रूप में, खनिज के रूप में। कौन कौन से, कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कोयला है और पेट्रोलियम है, इन सब के रूप में पाई जाती है। और फिर देखिए वायुमंडल वाली भी लाइन यहाँ पर आ रही है कि वायुमंडल में कितनी बच्चों, 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। CO2 कितनी है, तो 0.02%। अब बच्चों 2% याद करनी, कितनी, 2। पहली 0.03%, ये आपको ऑलरेडी याद है बचपन से ही, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है जो वायुमंडल में पाई जाती है। अब एक नई परसेंटेज आपको याद करनी है, 0.02%। ये क्या है बच्चों, ये कार्बन, ये जो कहाँ है, भूपर्पटी में है। कहाँ है, भूपर्पटी में। किसके रूप में है, खनिज के रूप में। बस
2 लाइन याद करनी है आपको अभी तक, 0.02% और 0.03%। देखो अब आगे, प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद कार्बन का अत्यधिक महत्व है। अब देखो कार्बन कितनी सी है लेकिन इसका बहुत ज़्यादा रोल है। इस अध्याय में हम कार्बन के इन गुणों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण कार्बन इतना महत्वपूर्ण है। तो हम अब इस पार्ट में ये बताएंगे, ये पढ़ेंगे कि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में बच्चों हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए इसको तो हम कर देते हैं साफ। ठीक है, तो कितने पॉइंट याद करने बच्चों? आपको 2 याद करने हैं। कितने? 2 पॉइंट। पहला पॉइंट तो क्या कहता है कि भैया 0.02% पाई जाती है भूप्रपटी में कार्बन और 0.03% पाई जाती है CO2 वायुमंडल में। आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा, पहला पार्ट भी कुछ था क्या? पहला पेज खाली था, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अच्छा कुछ शेष है भाई, देखिए अब सबसे पहली हेडिंग आ रही है हमारे पास कार्बन में आबंधन। क्या आ रही है बच्चों? कार्बन में आबंधन, यानी कि आबंधन का मतलब है बॉन्डिंग। आबंधन का मतलब क्या होता है बच्चों? बॉन्डिंग, यानी कि कौन सा बॉन्ड कार्बन में पाया जाता है, कौन सा आबंधन यानी कि कौन सा बंध पाया जाता है। और बंध को या आबंध को हम अंग्रेजी में कहते हैं बॉन्ड। बंध कह दो, आबंध कह दो, ठीक है, बॉन्ड कहते हैं अंग्रेजी में। और कार्बन में आबंधन यानी कि बॉन्ड कौन सा होता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला ही बन जाता है यहाँ पर, कौन सा? सहसंयोजी आबंध, यानी कि कार्बन जो है वो सहसंयोजी बंध बनाता है। पहली लाइन क्या थी? 0.03%, दूसरी लाइन 0.02%, तीसरा कार्बन जो है वो बंध कौन सा बनाता है, तो सहसंयोजी। कौन सा बंध बनाता है बच्चों? सहसंयोजी बंध। अभी आपको केवल नाम याद करना है, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं अंग्रेजी में, वो बात की बात है। केवल अभी के नाम याद करना है, कौन सा बंध बनाता है कार्बन? सहसंयोजी। अब क्या होता है उसकी बात अभी कर लेंगे आगे। क्या होता है वैसे? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा जो बॉन्ड बनाए जाते हैं, बंध बनाए जाते हैं, उनको कहते हैं बच्चों। अभी बात करेंगे हम आगे, चिंता ही मत करो। देखो बच्चों, पता चल गया कार्बन जो बॉन्ड बनाएगा कौन सा बनाएगा? सहसंयोजी। कार्बन कौन सा बंध बनाएगा? सहसंयोजी। कार्बन कितना है भूप्रपटी में? 0.02%। कार्बन के रूप में जो CO2 पाई जाती है, मतलब CO2 के रूप में जो कार्बन पाई जाती है वो कितनी है CO2? तो 0.03%। अब देखिए, पिछले अध्याय में हमने आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों को अध्ययन किया था। देखो पिछला जो तीसरा चैप्टर था उसमें हम पढ़ते हैं आयनिक यौगिक। कौन से यौगिक? आयनिक यौगिक। ऐसे यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायन हो, जिनमें आयन हो, क्या हो बच्चों? आयन हो, वो क्या कहलाते हैं? आयनिक यौगिक। और अब हम बात करेंगे सहसंयोजी आबंध, जिन यौगिकों में मिलते हैं उनको कहते हैं सहसंयोजी यौगिक। तो 2 ही प्रकार के यौगिक हमारी केमिस्ट्री में, एक तो है आयनिक यौगिक तीसरे चैप्टर में और एक है सहसंयोजी यौगिक 4th चैप्टर में। तो कर लिए इसका। तो हमने देखा कि आयनिक यौगिकों के गलनांक व कथनांक उच्च होते हैं। सही बात है बच्चों, आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों में आपने पढ़ा होगा, लिखा होगा कि इनके गलनांक और कथनांक क्या होते हैं? हाई होते हैं, उच्च होते हैं, तथा ये विलयन में अथवा गलित अवस्था में क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? तो विद्युत का चालन करते हैं। कौन कौन करता है बच्चों? आयनिक यौगिक। कौन करता है? आयनिक यौगिक। अरे कौन करता है विद्युत का चालन? आयनिक यौगिक। ठीक है, पहला क्या कहा? इनके गलनांक और कथनांक हाई होते हैं, उच्च होते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? इनकी गलित अवस्था में या इनकी जो विलयन अवस्था है उसमें हम अगर विद्युत का चालन करते हैं तो उनमें करंट प्रवाहित होता है, यानी कि विद्युत चालन करते हैं। हमने देखा कि आयनिक यौगिकों में आबंधन की प्रकृति इन गुणधर्मों की व्याख्या करती है। ये लाइन कोई मतलब की नहीं है, हमें पता ही है कि आयनिक यौगिकों में आबंधन की प्रकृति इन गुणधर्मों की व्याख्या करती है। मतलब आयन उसमें होते हैं और आयन होने के कारण वो क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने अध्याय 2 में देखा, भैया 3 की भी बता दी बात, अब 2 की भी बता रहा है। अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते। अब सुने, कार्बन क्या है बच्चों? एक अधातु है। कार्बन एक क्या है? अधातु। और अधातु का गुण हम 2nd चैप्टर में, 3rd चैप्टर में दोनों में पढ़ लेते हैं कि अधातु जो है वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। हाँ, एक अपवाद होता है, एक अपवाद होता है बच्चों। कौन? ग्रेफाइट। कौन है अपवाद? ग्रेफाइट। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या करता है? विद्युत का चालन करता है। क्लियर है बच्चों? कार्बन क्या है? अधातु। कार्बन क्या है? अधातु। और अधातु जो है वो विद्युत की कुचालक होती है। क्या होती है? कुचालक।
ठीक है, विद्युत का चालन नहीं करती। इसलिए हम कह देंगे कि कार्बन जो है वो क्या हो जाएगा, कार्बन की यौगिक और कार्बन कैसी है, विद्युत के अच्छे कुचालक, मतलब अच्छे कुचालक होते हैं या चालक नहीं होते हैं, चालक नहीं होते हैं या कुचालक होते हैं, दोनों बात सही है। सही है बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं हम। देखिए उपरोक्त यौगिकों के क्वथनांक व गलनांकों, उपरोक्त यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांकों जो कि आयनिक यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक की तुलना में काफी कम है, यहाँ पर दिए हुए हैं हमारे पास। ठीक है, अध्याय 3 के आंकड़ों सारणी ये दिए हुए के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं है। ध्यान रखें, प्लस और माइनस, यानी कि आयनिक यौगिकों में प्लस और माइनस था, प्लस चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। प्लस और माइनस में जो आकर्षण होता है वो अधिक होता है, जबकि सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं उनमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है, इसलिए उनमें आकर्षण नहीं होता है। ठीक, चूंकि ये यौगिक अधिकांशतः विद्युत के कुचालक होते हैं, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन यौगिकों के आबंधन में किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। ध्यान से सुनने, तो क्या कह रहे हैं हम, ये कह रहे हैं कि देखो एक तो आयनिक यौगिक थे, कौन से यौगिक, आयनिक, और अब हम यहाँ पर बात करेंगे सहसंयोजी यौगिक की। कौन से यौगिक की बच्चों, सहसंयोजी यौगिक की। ठीक है, कोवेलेंट, और ये होते हैं आयनिक, आयोनिक। इनके गलनांक क्या थे बच्चों, हाई थे, इनके क्या हो जाएंगे, कम। इनका क्वथनांक भी क्या था, तो इनका क्वथनांक भी हाई था, क्या था बोलो, हाई, और इनका क्या हो जाएगा, लो, क्या हो जाएगा, लो। इनमें जो आयनिक यौगिक थे और जो सहसंयोजक यौगिक में, उसमें क्या है कि आयनिक यौगिकों में प्लस और माइनस यानी कि धनायन और ऋणायन होने के कारण आकर्षण बल क्या था, ज्यादा था। तो यहां हम लिख सकते हैं आकर्षण बल क्या था, कम था, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी, आकर्षण बल वहाँ क्या था, आयनिक यौगिकों में ज़्यादा था, और सहसंयोजी यौगिकों में कोई प्लस माइनस नहीं होता है, कोई आकर्षण नहीं होता है, इसलिए इनके मध्य जो है आकर्षण बल कम होता है, या हम कह सकते हैं कि नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं होता है बच्चों। ठीक है, आकर्षण बल यहाँ पर ज़्यादा होता है प्लस माइनस होने के कारण, और यहाँ पर कम, कम का मतलब यहाँ पर क्या कितना है, 0 है, कोई आकर्षण नहीं है। ठीक, अब कुछ आपके सामने एग्जांपल्स दिए हुए हैं बच्चों, आपको इनको याद हो जाए तो भी ठीक, नहीं हो तो और भी ज़्यादा ठीक है, क्योंकि आपको ये याद नहीं करना है। गलती से एक आध बार कभी आ जाए तो ठीक है, वरना नहीं आता है। यहाँ से क्वेश्चन देखो, कार्बन के कुछ यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल क्या होता है, सूत्र CH3COOH, या इसी को नाम देते हैं हम एथेनोइक अम्ल। क्या नाम देते हैं, एथेनोइक अम्ल। इसी चैप्टर में हम आगे बात करेंगे, इनका नामकरण करने की विधि देखेंगे, कैसे इनका नाम बनता है और कैसे नहीं। अब देखो एसिटिक अम्ल का गलनांक कितना है, 290, और ये किसमें है, केल्विन में, और क्वथनांक कितना है, 391, किसमें है, केल्विन में। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, इसको बेहोश करने के काम में लिया जाता है। 209, 334। एथेनॉल आप जानते हो, या तो C2H5OH लिख दो, या फिर ऐसे लिख सकते हो 156, 351, और मेथेन का सूत्र आप जानते होंगे 90, 111। तो ये तो आपको वैसे ही दिया गया है टेबल में, आपको ये याद नहीं करनी है। ठीक है, आपको ये याद नहीं करने। आगे देखिए, ठीक है बच्चों, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा ऐसी उम्मीद है, और आप आपके स्कूल्स में टीचर से पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन किताब पढ़ाने का यहाँ पर मौका मिलता नहीं है, तो मैंने सोचा है कि किताब अपन पढ़ते हैं, ताकि आपके पास नोट्स भी हों और किताब भी यहाँ पर आप समझ सकें। किताब पढ़ना आनी चाहिए अपने को। कक्षा 9 भाई 10वीं का दूसरा चैप्टर बता दिया, 10वीं का तीसरा चैप्टर बता दिया, अब 9वीं में पहुँचा दिए। कक्षा 9 में हमने विभिन्न तत्वों की संयोजन क्षमता, संयोजकता तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर इनकी निर्भरता के बारे में अध्ययन किया। ध्यान दो, कक्षा 9 में हम ये पढ़ चुके हैं कि विभिन्न तत्व संयोजन क्षमता जो दर्शाते हैं, वो क्यों दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं, उनकी संयोजकता कितनी होती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है और कितनी नहीं होती। अभी मैंने आती वही समझाया, कितनी होती है इलेक्ट्रॉन, जिसका उसका परमाणु क्रमांक होता है। कब होगा, जब उस पर कोई चार्ज नहीं लगा होगा तब। अब हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब हम जानकारी लेंगे, और मैंने आपको आते ही बता दिया था कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, 6। कितना है कार्बन की परमाणु संख्या, 6 है। कार्बन के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा, कार्बन में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे, दोबारा बता देता हूँ। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, कार्बन में 6 नंबर पर आता है, यानी कि इसमें प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है, 6 है। क्या है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, प्रोटॉन की संख्या कितनी, 6, और कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 6। ओके,
अब देखिए कैसा परमाणु है ये, उदासीन, यानी कि कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तब ये कहानी है। उदासीन है तब ये कहानी है। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें बताना है। क्या बताना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हमारे पास देखो पहला कोष कौन आएगा, K, फिर L, फिर M और फिर N। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास, कार्बन के पास कितने हैं, 6। और हम जानते हैं पहले कोष में कितने जाएंगे, 2। अरे कितने जाएंगे, 2। अब बचेंगे इसके पास कितने, 4। तो 4 कहाँ जाएंगे, इसमें जा कितने सकते हैं बच्चों, 8। कितने जा सकते हैं, 8 जा सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसमें भी हम भरना चाहें बच्चों तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 8 करने की कोशिश करेंगे, ताकि परमाणु क्या है अपना बाह्यतम कोष क्या कर पाए, अष्टक पूरा कर पाए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब एक और बात सुन ले बच्चों, यहीं सुन लो, क्या है बाह्यतम कोष जो होता है बच्चों, ये देखो मान लो ये है पहला K, दूसरा है L, फिर एक और मान लेते हैं हम, ये कौन सा है, M, K L M, एक और आ जाएगा N। बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उनको कहते हैं हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। और इस बाह्यतम कोष को ही कहते हैं संयोजकता कोष। क्या कहते हैं बच्चों, संयोजकता कोष। 2 शब्द आए हैं। किसी भी परमाणु का बाह्यतम कोष जो होता है, बाह्यतम कक्षा जो होती है, उसको क्या कहते हैं, संयोजकता कोष कहते हैं। और संयोजकता कोष में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उस कोष की क्या कहते हैं बच्चों, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजकता नहीं कहते, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मान लीजिए कार्बन है, तो हमने क्या लिखा, 2 और 4, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही हुए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4। तो बाह्यतम कक्षा कौन सी है भाई, ये तो K है और ये कौन सी है, L। तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो बाह्यतम कोष यानी कि संयोजकता कोष कौन सा है, L। संयोजकता कोष कौन सा है, L। और संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी संख्या कितनी है, 4। कितनी है, 4। है भाई क्लियर? आ रहा बच्चों समझ में? आ रहा हो तो वीडियो लाइक कर दिया करो भाई। कोशिश है स्लोली आपको मैं समझा पाऊँ। ठीक, तो कार्बन में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ आंसर लिख देंगे हम 4। अब देखो आगे, हम जानते हैं कि बाहरी कोष को पूरी तरह से भर देने अर्थात उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझाई जाती है। तत्वों की अभिक्रियाशीलता को हम समझाते हैं कैसे, कि कोई तत्व क्या है बच्चों, इसको और जूम कर लेते हैं बच्चों अगर दिखाई नहीं दे रहा हो साफ। पैराग्राफ कहाँ तक है, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, कोई भी जो तत्व है, कोई भी परमाणु है, किसी भी तत्व का परमाणु हो, वो चाहता है कि उसका अष्टक क्या हो, पूरा। क्या हो, अष्टक पूरा। यानी कि उसके बाह्यतम कोष में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए पूरे। अब 8 करने के लिए वो ले भी सकता है और दे भी सकता है। तो ध्यान दें, पूरे भर देने अर्थात उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझाई जाती है। कोई तत्व कितनी क्रियाशीलता शो करता है, दर्शाता है, कोई कितना कम दर्शाता है, ये डिपेंड करता है उसके अष्टक पर। उसका अष्टक पूरा है या अष्टक पूरा नहीं है, और अष्टक अगर पूरा नहीं है तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है, इन पर डिपेंड करता है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हम क्या कह रहे हैं बच्चों, कि उसकी जो क्रियाशीलता का क्रम है, क्रियाशीलता कितनी करेगा कितना नहीं करेगा, वो किसके द्वारा बाहरी कोष को पूरी तरह से भरने या उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर हम उसकी क्रियाशीलता को दर्शा दें। समझ में आ रही होगी लाइन? तत्व क्रियाशील होगा अगर उसका अष्टक पूरा नहीं है तो, और अगर तत्व का उत्कृष्ट गैस विन्यास है यानी कि उसका बाह्यतम कोष पूरा भरा हुआ है, अष्टक पूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन है मतलब कुल मिला के, तो फिर वो क्रिया नहीं करेगा या बहुत कम चांस है वो क्रिया करेगा। ठीक है, जैसे हम उत्कृष्ट गैस विन्यास पढ़ते हैं उसमें सारी उत्कृष्ट गैसें आती हैं, जैसे सेकंड वाली हीलियम है, फिर 10 नंबर आती है, कौन सी है, नियोन है, फिर 18 नंबर आती है आर्गन है, 36 नंबर आती है क्रिप्टॉन है। तो ये सारे तत्व कौन है, अक्रिय गैस तत्व हैं। आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या उनका ह्रास करके इसे प्राप्त करते हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं हम, आयनिक यौगिक जो थे, आयनिक यौगिक पिछले चैप्टर वाले, वो आयन बना रहे थे क्या कर रहे थे, आयन बना रहे थे, या तो इलेक्ट्रॉन दे देंगे या फिर इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। कार्बन ऐसा नहीं करता, कार्बन ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता, आगे बात करेंगे। आयनिक यौगिक की बात आई है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक कंपाउंड जो है वो बनाने वाले तत्व, सबसे बाहरी कोष जो है उसका संयोजकता कोष कहलाता है। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है देने की कोशिश करेगा, या फिर कम इलेक्ट्रॉन है तो थोड़ा बहुत क्या करेगा, लेने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके या उनका ह्रास करके इसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं।
अष्टक पूरा होना चाहिए कुल मिला के, जेब फुल होनी चाहिए, बाहरी 8 रुपये होने चाहिए। कार्बन के सबसे बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही बात है। अभी मैंने बताया था कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना है, 2 और 4। तो कार्बन के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 होते हैं। अब उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना चाहता है, यानी कि अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, तो प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन या तो प्राप्त करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, या फिर इनको खोने की आवश्यकता होती है। या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले भाई, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, प्लस कर ले, इसमें क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन क्या कर ले ले कितने, 4, तो क्या हो जाएगा इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी अष्टक पूरा हो जाएगा। और या फिर इन 4 इलेक्ट्रॉन को खो दे, तो बाह्यतम कोष कौन सा है, के है, ये वाला कौन सा है, के, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका वो भी कोष क्या है, फुल भरा हुआ है, अष्टक पूरा नहीं है लेकिन फुल भरा हुआ है, क्योंकि पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, वो है। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा और या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा। लेने और देने का ही खेल है भाई जीवन में, लेने और देने का। किसका खेल है, लेने और देने का, बस एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से दो। तो कार्बन भी ये कह रहा है, आने दो भाई, आने दो और जाने दो, या तो मुझे ले लो, या तो मुझसे ले लो, या फिर मुझे दे दो, अष्टक पूरा करना है। अब यदि इन्हें इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना या खोना हो, तो अब कार्बन के पास 2 ऑप्शन है, या तो आन दो या जान दो। देखो दोनों ही पॉइंट है यहाँ पर, ध्यान तो सुनेंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके, ध्यान तो सुनेंगे। अच्छा, आपको पता है बच्चों Na+ होता है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। जब इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देने पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन दिया, धनी है भाई, इलेक्ट्रॉन दिया तो पैसा वाला है, पैसा उधार दिया तो पैसा वाला है, तो धन चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज, धन। और अगर इलेक्ट्रॉन लिया जाए, क्या हो, इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण किया जाता है तो उस पर जो चार्ज आता है बच्चों, उसको हम कहते हैं कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज कहते हैं बच्चों, नेगेटिव चार्ज। यानी कि या तो आएगा किसी तत्व के पास पॉजिटिव चार्ज और या फिर आता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आता है बच्चों, जब किसी तत्व द्वारा, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। और अगर कोई परमाणु या कोई तत्व का परमाणु जो भी है वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर आता है नेगेटिव चार्ज, ऋणी हो जाता है भाई, तेरे को देना पड़ेगा उधार। ठीक है बच्चों, उम्मीद है इतना कहानी आपको समझ में आ रही होगी। आगे बात करते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके, अब जैसे ही प्राप्त करेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा C4-, और ये नेगेटिव चार्ज वाला है इसलिए इसको कह देंगे हम C4- ऋणायन। चार्ज आ गया कौन सा, ऋण, ठीक है, तो इसको कह दिया हमने C4- ऋणायन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके C4- ऋणायन बना सकता है। लेकिन अब सुनो, बना तो सकता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, देखो आगे। लेकिन 6 प्रोटॉन, अब सुनो मैंने कहा था अगर कोई चार्ज नहीं है तो प्रोटॉन कितने हैं, 6। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन, अच्छा नॉर्मल में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6। ये तो कब है, जब नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब बच्चों, जब चार्ज नहीं है तब नॉर्मल है, चार्ज नहीं है तो नॉर्मल है, नॉर्मल है तो प्रोटॉन कितने, 6, और इलेक्ट्रॉन भी कितने, 6। अब जैसे ही इसने क्या बनाया, C4- ऋणायन। क्या बनाया है इसने, C4-, जैसे ही ऋणायन बना है, अब क्या होगा सुनो। ऋणायन का मतलब बच्चों इसने क्या किया है, ऋणी हो गया, ले लिए। लेने पर इसमें प्रोटॉन तो कितने हो गए, 6, लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे लिए हैं तो 6 पहले का 4 ले लिए, अब कितने हो गए, 10। अब सुने क्या होगा, ये कौन है, नाभिक। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, इसमें 6 जने बैठे, कितने जने, 6। प्रोटॉन कहाँ होता है, नाभिक में। 6 जने खींचे, अंदर खींचने वाले 6 जने अंदर बैठे नाभिक में खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए। पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, आकर्षित करेगा। तो देखिए अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बाहर, 10। इसमें तो हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें कितने, 10। अब अंदर वाले क्या कर रहे हैं, खींचने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी क्रिया में क्या होता है, ये परमाणु ही नष्ट हो जाता है। तो देखें, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। मतलब मेरे पास 6 ही जने और अब खींचने के लिए कितने, 10, तो मैं खींच नहीं पाऊंगा, मतलब खींचूंगा तो सही, पावर कम लग पाएगी इसकी, तो मतलब ये संभव ही नहीं है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन वाली जो कि क्या है, 6 प्रोटॉन है नाभिक में बैठे हुए, ये खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देखो इसमें 11th में और भी सारी चीज़ें काम यहाँ पर फैक्टर करेंगी, जैसे परिरक्षण प्रभाव आ जाएगा, ये परिरक्षण प्रभाव वगैरह काम आता है वहाँ 11th में, क्योंकि जैसे ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, रिपल्स कर देंगे एक दूसरे को। तो कुल मिला के बात ये है कि ये धारण करना जो है वो मुश्किल है, मतलब संभव नहीं है। आगे देखो, ये तो कब की कहानी है, ये तो कब की कहानी है भाई, जब 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे,
10। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन खो दे, तो 4 इलेक्ट्रॉन जैसे ही खोगा तो C4+ क्या बनाएगा, धनायन। क्या बना देगा बच्चों, धनायन। तो धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएं का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मतलब ये भी संभव नहीं है, इसमें क्या लगेगी, इसको ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कब धनायन बनाएगा, तो धनायन कब बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। अब प्रोटॉन तो कितने नॉर्मल 6। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही देगा इस कंडीशन में, तो इलेक्ट्रॉन कितने, 2। 6 जने खींचने वाले 2 जने को फट खत्म हो जाएगा परमाणु ये भी। तो अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता इसको होती है। तो मतलब कार्बन क्या करेगा बच्चों, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, ना तो देगा और ना ही लेगा। क्लियर है बच्चों इतनी कहानी। अब क्या करें सर, तो देखिए क्या करेगा, तो कार्बन अपने अन्य परमाणुओं, अब देखो इस कार्बन के साथ प्रॉब्लम है, क्या है इस कार्बन के साथ प्रॉब्लम। अब ये कहेगा ए भाई बचा ले, तो या तो अन्य कार्बन को पकड़ेगा, या फिर दूसरा ऑप्शन ए भाई तुम बचा लो रे, तो अदर एटम के पास जाएगा, अदर परमाणु के साथ क्रिया करेगा। तो कार्बन अपने अन्य परमाणुओं के साथ, अपने ही कार्बन जो है अपने दूसरे भाइयों के साथ, अन्य परमाणु के साथ, या फिर अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ, या तो कार्बन के साथ या फिर कार्बन अन्य परमाणु के साथ क्या करता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके, संयोजक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उनकी साझेदारी करेगा। क्या करेगा बच्चों, साझेदारी। क्या करेगा, साझेदारी, साझा करेगा किससे, या तो खुद कार्बन से, कार्बन के दूसरे परमाणु से, या फिर कार्बन के अन्य परमाणु से, क्या करेगा, साझेदारी करेगा। इस समस्या को सुलझा लेता है। कुल मिला के प्लस और माइनस का खेल कार्बन के पास नहीं है, साझेदारी करेगा। भाई तू भी ले ले, मुझे काम पड़ेगा तू मुझे दे देना, तेरा काम पड़ेगा तू मुझसे ले लेना। केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक तत्व, अन्य तत्व भी इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। ऐसा तत्व कार्बन ही नहीं है, ऐसे कई सारे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉनों की क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रखे हैं। जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है वे दोनों परमाणुओं के बाहरी कोश के ही होते हैं। ध्यान से सुनेंगे अब बात को। शेयरिंग करनी है, शेयरिंग खेलना है। क्या करना है बच्चों, शेयरिंग। जैसे एक कार्बन है, ये पहली कोश K, दूसरी कोश L, एक और कार्बन बना दे पड़ोस में, ये मान लो K, ये मान लो L। अब इलेक्ट्रॉन देखो किसके होंगे, 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन उस कार्बन के हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के। तो ध्यान से सुने क्या लाइन है ये, कि इलेक्ट्रॉनों की, जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, कौन सा बंध बनेगा, सहसंयोजक। सहसंयोजक बंध बनाने में जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है वो दोनों परमाणु जो सहसंयोजी बंध बना रहे हैं उनके आउटर मोस्ट शेल के, कौन से, आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसके होते हैं, मतलब बाह्यतम कोश के। किसके, बाह्यतम कोश के। बाह्यतम कोश कह दो। अब बाह्यतम कोश को ही हम एक और नाम दे देते हैं, क्या, संयोजकता कोश। कौन सा नाम दे देते हैं, संयोजकता कोश। तो दोबारा देख लीजिए, कहाँ गया रे, देखो, जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है यानी कि जो भाग लेते हैं बंध बनाने में, वे दोनों परमाणुओं के बाहरी कोश के ही होते हैं तथा इनके परिणाम स्वरूप दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करते हैं। ठीक है, उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना चाहते थे, अष्टक पूरा करना चाहते हैं, हो गया। कार्बन के यौगिकों की चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने कुछ सामान्य अणुओं को समझते हैं। कार्बन मार्बन पढ़ेंगे बाद में, पहले कुछ अणुओं को पढ़ लोगे, ऐसे कह रही है हमारी बुक। अच्छा, अभी कुछ छूटा है शायद नीचे, अच्छा नहीं छूटा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, कितना टाइम हो गया, 43 मिनट, ठीक है, 4 बज गए। कितना और पढ़ पाएंगे हम, ठीक है, देख लेते हैं इनकी संरचना को एक बार। अब देखिए बच्चों, कुछ अणु हमें दिखाए हैं, यहाँ पर हमारी बुक में कुछ अणुओं के निर्माण को समझाया गया है। आइए, तो अभी तक क्या याद किया बच्चों, पहला 0.02%, दूसरा 0.03%, ठीक है। कार्बन में बंध सहसंयोजक, कैसे बनता है कैसे नहीं बनता वो बता दिया। कार्बन में कौन सा बंध होगा, सहसंयोजक। आयनिक क्यों नहीं बना सकता, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, कार्बन आयनिक बंध का निर्माण नहीं कर सकता, क्यों। पहला रीजन, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 ले सकता है या फिर 4 दे सकता है। जब 4 लेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10,
संभव नहीं है। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन वालों को झेल सके, संभव नहीं है। और अगर 4 दे दे तो 6 प्रोटॉन और अब इलेक्ट्रॉन कितने, 2, सही है, वो भी नष्ट हो जाएगा और उसमें ऊर्जा अत्यधिक खर्च करनी पड़ेगी। ठीक, इसलिए क्या करता है, साझेदारी में विश्वास करता है, देने और लेने में कोई विश्वास नहीं करता। ठीक, ना तो प्लस ना माइनस, ओनली साझेदारी। अब देखो बच्चों क्या कह रही है हमारी किताब, इस तरह से बने अणुओं में सबसे सामान्य अणु हाइड्रोजन का है। सहसंयोजी अणु, कौन सा अणु है बच्चों, ये सहसंयोजी अणु है, कौन, H2, हाइड्रोजन का अणु। तो देखिए इस तरह से बने अणुओं में यानी सहसंयोजन में सबसे सामान्य उदाहरण किसका है, हाइड्रोजन का अणु है। उदाहरण तो सुने, 1 मिनट सुन ले। अगर H अकेला सिंगल आपको दिखाई दिया है, कहीं पर लिखा हुआ मिल गया, तो इसका मतलब ये क्या है, तत्व तो है ही सही, परमाणु है। किसका, हाइड्रोजन तत्व का क्या है, ये परमाणु। और अगर ये H और H 2 परमाणु मिल गए तो अब ये क्या बनाते हैं, अणु। 9th क्लास की बात है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, सही बात है, 9th की कहानी। एक अगर तत्व का कोई अकेला कोई लिखा हुआ मिल रहा है तो वो क्या है, उसका एटम है, परमाणु है। और एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल यानी कि अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, 9th की कहानी है। आपने पहले अध्ययन किया है हाइड्रोजन परमाणु की जो हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है या परमाणु क्रमांक कह दो, वो क्या होता है, 1 होता है। अब ध्यान से सुने, मैं समझा देता हूँ पहले। हाइड्रोजन कितने नंबर पता है भाई, 1। प्रोटॉन कितना, 1। इलेक्ट्रॉन कितना, 1। कितना है, 1। कितने कोष हैं, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, के में 1। अरे 1 ही कोष होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 आ सकते हैं पहले में, इसके पास 1 ही है तो 1 कहाँ रहेगा, पहले में। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इसको क्या अष्टक पूरा करें, नहीं, अष्टक क्यों करेगा, 8 आ ही नहीं सकते पहले कोष में, कितना आ सकता है, 2। अब या तो ये 1 दे दे और या फिर 1 ले ले, लेकिन ये ऐसा करेगा ही नहीं। ये क्या करता है, शेयरिंग। एक और को पकड़ ले भाई, हाइड्रोजन तू आजा, अपन दोनों कैच कैच खेलेंगे। क्यों खेलेंगे, कैच कैच। तो देखो, एक हाइड्रोजन ये रहा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, और एक हाइड्रोजन और ये रहा, और इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा। ठीक है, दोनों बगल में आएंगे। अब भैया ये मेरा, बगल में आ जा, ये तेरा, डट जाओ। ऐसा नहीं, कलर चेंज करेंगे भाई, डिजिटल है। ये दूसरा और ये इसका इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। अब ऐसे बना लिया, पास पास में आ गए। अब मैंने पूछा, अरे तेरा हाइड्रोजन, तेरा, ऐसे पूछा रेड वाले से, तेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये रहा, 2 बता, तो ये कहेगा ये लो सर, ये रहे मेरे 2। अब मैं कहूँगा 13 बता रहे काले वाले, ये कहेगा ये रहे सर। ठीक, तो मतलब दोनों क्या कर लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं। इससे पूछेंगे तेरे कहाँ, ये बता दे, लो, और इससे पूछेंगे ले, दोनों बता दिए, लो भाई। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम एक बॉन्ड द्वारा भी दर्शा सकते हैं। अच्छा, इसकी एक और कहानी बता दूं, इसको ऐसे और ऐसे लिख दोगे तो भी कोई बड़ी बात और कोई गलत नहीं करेगा। किताब ऐसे लिख रही है इसलिए मैंने ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन, उसका इलेक्ट्रॉन, ये एक्स क्या है, इलेक्ट्रॉन है। या तो हम इलेक्ट्रॉन को एक्स से दर्शाएंगे या फिर बिंदु द्वारा दर्शा सकते हैं, ये याद रख लो। या तो हम इलेक्ट्रॉन को किससे दर्शाएंगे, एक्स से, या फिर मतलब एक्स का मतलब क्रॉस है, यहाँ पर एक्स भी नहीं है, ऐसे ऐसे एक्स बना दो छोटा, ऐसे नहीं बनाना गणित वाला, नहीं तो ऐसे ऐसे बना दे, नहीं वो नहीं बनाना। या तो क्रॉस से दर्शा दो या फिर पॉइंट से, बिंदु से, ठीक है, या तो क्रॉस से या फिर बिंदु से दर्शाना। ओके, अब देखिए बुक को बता देते हैं क्या करना है। एक है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, उसका इलेक्ट्रॉन, दोनों के बगल में आए, ये बन गया हाइड्रोजन का। ये तो कौन है, हाइड्रोजन का परमाणु, सामने लिख दिया हाइड्रोजन परमाणु, परमाणु हाइड्रोजन परमाणु। अब ये दोनों मिलकर क्या हो गए, हाइड्रोजन का परमाणु, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या है, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार क्या बन गया, हाइड्रोजन का एक अणु। सुनो क्या कहा, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 ही कोष होता है, के 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 आएंगे बगल में, मिल जाएंगे। अब देखो पढ़ लो, 1 होता है, अतः इसके के कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तथा के कोष को भरने के लिए इसको 1 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु H2 बनाते हैं। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस यानी हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है, जिसके के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए हम बिंदुओं अथवा क्रॉस का उपयोग करते हैं। कोई लाइन आ गई, संयोजकता इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए हम या तो बिंदुओं का, पॉइंट्स का, और या फिर क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। ये समझ में आई बात। तो हाइड्रोजन अणु जो है वो अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2nd नंबर वाले यानी हीलियम के समान कर लेता है। ठीक है भाई, उम्मीद है आ गया होगा समझ में। समझना है, लाइन तो वैसे भी याद हो जाएंगे और लाइन बना भी सकते हो। एक्यूरेट ऐसी लैंग्वेज लिख पाना संभव नहीं होती है, अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो किसका था निर्माण बच्चों, हाइड्रोजन का। अब आगे चलते हैं, किसका निर्माण करवाएंगे, दूसरा देखते हैं क्या दिया है अपने बुक ने। इसी की बात मानेंगे भाई अपन लोग।
अच्छा आगे भी अभी तो कुछ कहा है, क्या कहा, सिंगल बॉन्ड की कहा है और क्या है, ठीक। अब देखो ये ऐसे लिखना है हमें, सिंगल 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में दर्शा सकते हैं, याद कर लो। एक बॉन्ड जो होता है सिंगल बॉन्ड, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पड़ोसी का एक अड़ोसी का। इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म में हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच सहसंयोजी एक आबंध बनाते हैं। देखो क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म में इसने और इसने दिया है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन के 2 परमाणु के बीच क्या बनाते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं, और इस आबंध को 2 परमाणु के बीच एक रेखा के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अब ये लाइन कोई मतलब की नहीं है, मैंने बता दिया सीधा सीधा, इसका है और ये इसका है, तो दोनों को हम अच्छे लिख देते हैं। ये भाई डट जा, ऐसे लिख सकते हैं हम, ओके ठीक है भाई। अब देखो क्लोरीन, अच्छा क्लोरीन आ गया पहले, कहाँ गया, तो ऑक्सीजन है, ठीक है छोड़ो मैं बता देता हूँ। क्लोरीन यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक क्लोरीन की बात हो रही, तो आओ चलो इसको छोड़ देते हैं अपन, तू जा भाई साइड में, हम बात करेंगे अब सुनिए किसकी बात करेंगे बच्चों, क्लोरीन अणु का निर्माण। क्लोरीन अणु का निर्माण, कौन से अणु का, क्लोरीन अणु का। एक मिनट रुको भाई, चेंज कर सकते हैं यहाँ से, एक मिनट रुक जाओ। हाँ यार ओ ये मस्त है, नहीं दिख रहा क्लोरीन, हाँ मैं भी बढ़िया दिख रहा हूँ, अब दिखाई दे रहा हूँ ना, कलर अच्छा लेंगे अब यार, डिजिटल बोर्ड है भाई, मजा लो। दिख रहा है क्या, वाइट ले लो सर। देखो क्या है अब एडिंग, क्लोरीन अणु का निर्माण। देखो भैया क्लोरीन अणु का निर्माण, सुनो क्लोरीन अणु का निर्माण, क्लोरीन Cl2 होता है, सुन लो, मतलब Cl2 होता है, इसका मतलब ये तो पता चल गया कि सर क्लोरीन के 2 परमाणु आएंगे और 2 परमाणु मिलकर क्लोरीन का एक अणु बना देंगे। अब वही वाली बात है, मैंने कहा 20 तक आपको तत्व याद होने चाहिए। क्लोरीन अभी बता देता हूँ मैं, 17 नंबर पर आता है, कितने पर, 17 पर। तो देखिए क्लोरीन 17 नंबर पर, इसका जो है हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास KLm 2 8 कितने हो गए, 10 बचे कितने, 7। तो ये तो क्या हो जाता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7, कितने हैं, 7, कितना चाहिए, 1, कितना चाहिए, 1, कितना चाहिए भैया, 1, ठीक है। सुने अब 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ले लेते हैं 1, क्या करना है, 1 ले लेंगे। चलो अब इसका चित्र बनाएंगे। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, इतना आपको समझ में आ रहा है या नहीं, इतना आपको समझ में आ रहा है या नहीं, आ रहा है, लाइट चलती तो बता देती। देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 17। अब ध्यान से सुनेंगे, मैंने ये लिखा, एक क्लोरीन यहां लिखा और एक क्लोरीन यहां लिखा। ध्यान से सुनिए मेरी बात, हम जब इनके जो इलेक्ट्रॉन शो करते हैं 17 इसके पास, 17 इसके पास, जब हम इनके इलेक्ट्रॉन शो करते हैं तो केवल वही इलेक्ट्रॉन शो करते हैं जो इनके संयोजकता कोश में है। कहां पर हूं, संयोजकता कोश में। तो संयोजकता कोश में कितनी है, 7। तो मतलब इसको हमें 7 इलेक्ट्रॉन इसके बनाने पड़ेंगे और 7 इलेक्ट्रॉन इसके बनाने पड़ेंगे, ठीक। देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गए कि इसके साथ पड़ोसी को बना दे 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये इसको हो गए 7। कौन से इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, 2 8 और 7, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दर्शाने और इसमें भी ये 7 इलेक्ट्रॉन दर्शाने। समझ में आ रही बात, यानी कि 2 पूरा भरा है नहीं लिखना, 8 पूरा भरा है नहीं लिखना, जो अधूरा है, जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है वो हमें शो करना। क्लियर है, ध्यान से सुनेंगे कितने इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक बात आपके मन में उठ सकती है कि सर आपने इधर 2 2 2 लेकिन यहाँ पर 1 क्यों, इसका मतलब यहाँ पर देखो 1 इलेक्ट्रॉन क्यों है। पहली बात, दोनों परमाणु को 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है, उसके बाद उनका क्या हो जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। इसलिए जब हम बॉन्ड बनाएंगे तो 1 1 इलेक्ट्रॉन देने के कारण सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है। तो ये व्हाइट कलर से है तो व्हाइट ले लो भाई, ये क्लोरीन और ये भी येलो से ले लेंगे। ये क्लोरीन, इसके 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये पड़ोसी 1
2 3 4 5 6 7। क्या कह रहा हूँ, दोबारा सुन लो, 7 है, इसको 1 चाहिए इसलिए मैंने 1 को इधर लिखा है। अब मैं इससे पूछूंगा 13 बता रही 8, ये कहेगा सर अच्छा गोला बढ़िया बनाएंगे भाई, है तो ले लूँ, कहाँ रे तरीका। ये रहा भाई, दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा और जूम करना पड़ेगा। ये लो, ये इसका क्या हो गया बच्चों, अष्टक। इससे पूछा 13 अष्टक बता, ये बता दिए सर। कलर चेंज हो सकता है क्या, फ्रेम फ्लिप टॉन नहीं है सर, हाँ ठीक है, इतना तो ठीक है, ये इसका हो गया। अब इसी प्रकार इस पड़ोसी से पूछें कि 13 बता रहे भाई, तो ये क्या कहेगा सर मेरा तो ये रहा। कि दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए क्या सर, बहुत तेरी तो, रुक जाओ भाई, डट जा, ठीक है। ये लो, दोनों से हमने अलग अलग पूछ लिया कि 13 बता, इससे पूछा ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 1 8, इससे पूछा 1 2 3 4 5 6 7 और 1 ये 8। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, किसके द्वारा दर्शा देंगे, सिंगल बॉन्ड द्वारा। मैंने कहा था सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, डबल बॉन्ड में 4, ट्रिपल बॉन्ड में 6। तो इस प्रकार किसका निर्माण हो जाता है, क्लोरीन का। अब क्लोरीन की बात जो है वो हमारी बुक में यहाँ पर दिखाई नहीं गई है, यहाँ पर इस क्लोरीन की बात नहीं गई है, और सिर्फ इतना सा है कि क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है, 17 है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है, 17 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा संयोजकता क्या होगी, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 2 8 7 होगा। फिर कहा है संयोजकता क्या होगी, संयोजकता कितनी होगी बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। क्लोरीन द्विपरमाणु अणु Cl2 बनाती है। क्या आप इस अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं। याद रखिए कि केवल संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन को ही चित्रित करने की आवश्यकता होती है। मैंने अभी बता दिया था कि हमें अगर डायग्राम बनाना है तो केवल संयोजकता कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको शो कर दिया जाता है, वही बनाए जाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार यहाँ पर अब हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों किसका, ऑक्सीजन का। इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ पर किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों, ऑक्सीजन का। अब इनको कैसे हटाएं सालों का, डिलीट, ये लो, ये लो, ठीक है। अब देखो, अब सिंगल बॉन्ड वाला काम खत्म, अब चलते हैं अपन डबल बॉन्ड की तरफ। देखिए ऑक्सीजन का अणु बनाना है, O2 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का एक इधर ले लो, एक इधर ले लो। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2। अब देखो ऑक्सीजन में पहली बात कितने नंबर पर आता है, 8। कितने इलेक्ट्रॉन, 8। तो पहले में 2 बचे, कितने सेकंड कोष में, L में 6। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2 और 6, ठीक है। अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इसके बाह्यतम कोष में कितने, 6 इधर दर्शाने, इसके बाह्यतम कोष में कितने, 6 ये इधर दर्शाने और ये 6 इधर दर्शाने। 2 से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब फिर वही वाली बात, कितने हैं बाह्यतम कोष में, 6, कितने चाहिए, 2, तो 2 इधर दे और 2 इधर, तो बीच में कितने लिखने हैं आपको, 2, सीधी सी भंडी, ठीक है। इधर 1 2 1 2 1 2 कहीं फेंक दो, 6 ये 6 बना दिए। इधर 1 2 1 2 1 2, ठीक है, 6 हो गए, 6 इसके हो गए। अब क्या करना है, पड़ोस में लाना है, कहाँ ले जाना भाई, पड़ोस में लाओ, पड़ोस में। ये ऑक्सीजन, इसको अलग कलर से बनाएंगे, इसके 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कलर खूब है अपने पास। ये दूसरा ऑक्सीजन, उसके 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब पूछना इनसे, 13 बता रहे सर, मेरे तो ये रहे, और तू 13 बता रही सर, मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8। येलो डिब्बे में, येलो वृत्त जो है उसमें काउंट कर लेंगे 8, ग्रीन वाले में काउंट कर लेंगे 8। अब देखो एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, एक बॉन्ड ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो O डबल बॉन्ड O, ठीक है, O डबल बॉन्ड O। पढ़ के सुना देता हूँ एक बार क्या कहानी है। आओ भाई किताब, ध्यान देंगे, आपको दिखाई दे रहा है जूम करके, ठीक, पढ़ाई देते हैं और ले लो, जूम कर लेते हैं भाई, ध्यान से सुनेंगे, बता दिया मैंने।
ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच द्विबंध का बनना दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु के एल कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि परमाणु की संख्या, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? 8, 6 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम में, तथा इसे अष्टक पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अतः ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, जैसे हमने चित्र में ऐसे बना दिया है। ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु के द्वारा प्रदान किए गए 2 इलेक्ट्रॉनों से 2 इलेक्ट्रॉनों के 2 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं और इसे 2 परमाणु के बीच द्विबंध कब कहते हैं? इधर से 2, इधर से 2, क्या बन गया? डबल बॉन्ड। ठीक है, अब है यहाँ से हमने फिर पूछ रहा है, किताब भारी है भाई, क्या पूछ रहा है देखते हैं। कहाँ गया? 1 मिनट उड़ा दें, हट जाओ भाई। क्लियर है ना बच्चों? आ तो रहा है समझ में? कमेंट कर दिए ना, एक बार कर ही देना। सर आ रहा है, आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो और सुधार करेंगे और बढ़िया पढ़ाएंगे, स्लो चलेंगे। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि आप जल के अणु को चित्रित कर सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन के 1 परमाणु एवं हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच आबंध की प्रकृति को दर्शाया गया। इस अणु में 1 आबंध है तथा द्विआबंध है। ये पूछा 1 आबंध है या द्विआबंध, पता करना। H2 जल में, अब जल का सूत्र क्या होता है बच्चों? H2। ध्यान से सुने, ये ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। ठीक है, इसके पास कितने होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन 6। कितने चाहिए इसको? 2। इसको थोड़ा छोटा करके बता ही देता हूं। देखो, जल का सूत्र H2, 1 ऑक्सीजन परमाणु है, 1 हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन। इसके पास कितने? 6। कितने चाहिए? 2। 1 इधर वाले से, 1 इधर वाले से, तो मैं 1 इधर बना दूं, 1 इधर बना दूं, 1 2 3 4 और ये 2 6। ठीक है, अब हाइड्रोजन के बनाऊं, कितने होते हैं सर? 2, मतलब 1 के बाद 1 ही होता है। अब मैंने पूछा हाइड्रोजन तेरा बता सर, 2। हाइड्रोजन तेरे बता सर, 2। ऑक्सीजन से तेरे 8 बता, तू है मेन तो दादा, तू हो रहा दादा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। लो सर मैं ही दादा, ये लो। तो इस प्रकार किसकी बन गई बच्चों? जल की। कुल मिला के हमें बीच में वो इलेक्ट्रॉन लेने हैं जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करनी है, जितने इलेक्ट्रॉनों की उसको जरूरत होती है, जितने इलेक्ट्रॉनों की उस तत्व को, उस परमाणु को जरूरत होती है, उतने बीच में लिखने, बाकी नहीं लिखने, साइड में कर दो उनको। तो ये किसका निर्माण हो गया बच्चों? जल का। अब 1 घंटे से ऊपर की क्लास पहुंच चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे? जल हो गया कंप्लीट। अब बनाएंगे, अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे? इसका नाइट्रोजन को बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाला, और फिर नाइट्रोजन के बाद हमारे पास एक आध और है, हाँ मेथेन वाला है, इसकी बात करेंगे। फिर कार्बन के अपर रूप के बारे में बात करेंगे। कुल मिला के पार्ट पूरा पढ़ा दूंगा, बुक से पढ़ा दूंगा और मैं समझा भी दूंगा, दोनों काम हो जाएंगे। आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, बढ़िया पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी फ़ायदा उठाइए, दूसरों को भी फ़ायदा उठाने दीजिए। घर की बात है ना, बुरा नहीं सोचना किसी का कि सर मैं पढ़ दूँ, दूसरों को दूसरा पता दूँ और कहाँ से, हमसे बढ़िया टीचर से पढ़ रहा हो। ठीक है ना भाई? इसलिए कोई अपन दूसरों का बुरा ना सोचें, सबका भला हो, तुम्हारा भी भला हो और हमारा भी हो और अपने दोस्तों का भी हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।